जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स के रिवीजन के साथ, और ये भी 15 मिनट रिवीजन सीरीज की ही एक वीडियो है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, और आज होगा हमारा पहला चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना पहला चैप्टर, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपकी डेट शीट की शॉर्ट्स भी मैंने डाली थी। अगर आपको नहीं पता आपकी डेट की एग्जाम की डेट्स क्या हैं तो आप जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में हम आज के चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, एंड लास्ट जो हम आज कवर करेंगे वो होगा सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग की तरफ चलते हैं। देखो, मैक्रो से आपको क्या समझ आता है। मैक्रो मीन्स लार्ज। मैक्रो एक इंग्लिश वर्ड है और उसको निकाला गया है ग्रीक वर्ड मैक्रो से, जिसका मतलब होता है लार्ज। यहाँ पर लार्ज का मतलब जो है वो है एज अ होल। तो मैक्रो में हमने जब 11th में माइक्रो मैक्रो को कंपेयर किया था तो वहां पर भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। मतलब जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो इकोनॉमी को जब हम एज अ होल मतलब कंप्लीट इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं तब हमारी स्टडी को बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारी जो स्टडी है तो जो हमारी स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो हमारे ग्रीक वर्ड मैक्रो से आई है जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, लार्ज हियर मींस इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, उसके बाद आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर डिफाइन करा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी इकोनॉमिक्स है, ऐसी स्टडी है इकोनॉमिक्स की जो एज एन होल इकोनॉमी को स्टडी करती है। यहाँ पे नीचे एक डेफिनेशन भी गिवन है, जरूर इस डेफिनेशन को एक रीड लगाइएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा जो है दैट इज बेसिस ऑफ स्टडी। बेसिस ऑफ स्टडी में यहाँ पर क्या है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कौन सी स्टडी को कंसिडर करती है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कौन सी स्टडी को कंसिडर करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, अ हाउस होल्ड, अ फर्म और एन इंडस्ट्री। हमने ये लेवल में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एज एन इंडिविजुअल स्टडी करती है। मतलब जितने भी कंसर्न्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स वो डिस्कस करती है वो एक इंडिविजुअल लेवल पर करती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है क्या, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। प्रॉब्लम जो स्केर्सिटी की है, प्रॉब्लम जो चॉइस की है उसको स्टडी करती है लेकिन एज अ होल। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर होगा, पॉइंट की यहाँ पर बात करूं तो सेकंड पॉइंट इज इट यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स सच एज कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई, सॉरी, जो हमारे इकोनॉमिक्स के वेरिएबल हैं उसके अंदर आता है हमारा कंज्यूमर की डिमांड, प्रोड्यूसर की सप्लाई एक इंडिविजुअल लेवल पर। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है वेरिएबल्स जैसे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। मैंने पहले भी आपको बताया जब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एज अ होल पड़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डिमांड होगी तो एग्रीगेट होगी, सप्लाई होगी तो भी एग्रीगेट होगी। यहाँ पर इकोनॉमिक एजेंट जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या है, इकोनॉमिक एजेंट एट माइक्रो लेवल। अब इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है, इकोनॉमिक एजेंट वो इंडिविजुअल्स और वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारे इकोनॉमी में डिसीजंस लेते हैं। तो माइक्रो लेवल की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो लेवल पर इकोनॉमिक डिसीजंस लेने वाले ज्यादातर इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट होते हैं और मैक्रो पर डिसीजन लेने वाले हमारे इंस्टीट्यूशनल एजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट की बात करूं तो प्रोड्यूसर, सप्लायर, कंज्यूमर, ये सब इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट है। लेकिन अगर मैं मैक्रो लेवल पर बात करूं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जैसे कि आरबीआई, सेबी, ये सब यहाँ पर डिसीजंस लेते हैं, तो वो होते हैं हमारे इकोनॉमिक एजेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा करना, मिला देना। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में कितना डिग्री होता है एग्रीगेशन का, मतलब कितना चीजों को एग्रीगेट करके चलते हैं, मतलब मिलाकर जोड़कर पढ़ते हैं,
और ऑन दी अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितना चीजों को एग्रीगेट करते हैं वो लिखा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में देयर इज वेरी लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, मतलब बहुत कम हम एग्रीगेट करके चलते हैं चीजों को, हम ज्यादातर चीजों को सेपरेटली ही स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो लेवल की मैं बात करूं तो देयर इज एन हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यहाँ पर थोड़ी सी एग्रीगेशन को ज्यादा कर दिया जाता है, थोड़ा सा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन बढ़ा दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट सेट ऑफ assumptions। डिफरेंट सेट ऑफ assumptions क्या है? तो डिफरेंट, अगला पॉइंट है हमारा डिफरेंट सेट ऑफ assumptions। अब डिफरेंट सेट ऑफ assumptions क्या है? सम सेट्स आर assumed constant एंड सम वेरिएबल। यहाँ पर क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कुछ देखो, जब भी हम कुछ स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हम कुछ कुछ चीजों को कांस्टेंट मान के चलते हैं। जैसे कि अगर हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा तो हम ये मानते हैं कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज हो रहा है, बाकी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम मैक्रो की बात करें तो वहां पे हो सकता है ये सारी चीजें, एक इनकम की, एक कंज्यूमर की इनकम, ठीक है, उसकी टोटल वो एम्प्लॉयड है या नहीं है, ये सारी चीजों को हम ये नहीं मान सकते कि वो कांस्टेंट है, वो चेंज होंगी तो ही हम उनको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट कहता है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम कांस्टेंट रख के पढ़ते हैं माइक्रो में, जो हो सकता है वेरिएबल हो मैक्रो में, और कुछ चीजें यहाँ पर अगर वेरिएबल हैं तो हो सकता है मैक्रो में वो कांस्टेंट हो। तो ये पॉइंट बोलता है जस्ट कि कुछ कंपोनेंट्स आर कांस्टेंट इन माइक्रो एंड वेरिएबल इन मैक्रो, एंड कुछ कंपोनेंट्स आर कांस्टेंट इन मैक्रो एंड वेरिएबल इन माइक्रो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा सेंट्रल इशू है, मेन इशू क्या है हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं? तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन इशू हम पढ़ते हैं दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर्ली एलोकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल इशू है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। पूरे आउटपुट का लेवल और एम्प्लॉयमेंट का लेवल डिटरमाइन करना इज द सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगले पॉइंट पे चलते हैं, मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी क्या है? जहां पर जैसे कि माइक्रो में हम बोलते आ रहे हैं कि हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो इंडिविजुअल की स्टडी करने की वजह से जो हमारा मेथड ऑफ स्टडी उसका नाम बोला गया है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और वहां पर मैक्रो में हम एज अ होल स्टडी करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड, लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, ये सारी चीजें हमें बोली जाती हैं जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो यहाँ पे स्टडी का नाम इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और वहां पे द स्टडी का नाम इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। व्हाट इज दिस माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स? दिस इज नथिंग बट कुछ चीजें जो हमें माइक्रो में लगता है कि आर फॉर इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट वही चीजें मैक्रो में आके फेल हो जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो चीजें हमें मैक्रो में इंपॉर्टेंट लगती है वो यहाँ पर आकर फेल हो जाती है, ठीक है। तो some points are logical in micro and illogical in macro, and some points are logical in macro and illogical in micro, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनमें हमने डिफर किया माइक्रो को मैक्रो से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर्स अ वाइड रेंज, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत सारी चीजों को कवर करके चलती है। तो इसमें ही कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सबसे पहला जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा कवर करती है वो कवर करती है हमारे नेशनल इनकम को डिटरमाइन करना और उससे सारे रिलेटेड एग्रीगेट्स को डिटरमाइन करना, ठीक है, उसके एस्टिमेट करना। हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी भी पढ़ते हैं जो हमारे किनीशियन ने दी है, हमारे इकोनॉमिक्स है किनीशियन, उनकी थ्योरी यहाँ पर बहुत अच्छे से फिट होती है जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद थ्योरी ऑफ मनी कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो मनी को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ये भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स ही कवर करता है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप, हम यहाँ पे आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंपोनेंट्स, जहाँ पे हमें डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप मतलब जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है, जब महंगाई कम हो जाती है, जब लोगों के पास ज्यादा इनकम होती है, कम इनकम होती है स्पेंड करने के लिए, तो वो सारे, जब हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ रहे हैं, हम एक इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहे हैं, तब हम हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल है? तो अगर हम इंडिविजुअल पर्सन की बात करेंगे, माइक्रो पढ़ेंगे, तो वहां पे गवर्नमेंट का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा जितना जब हम एज अ होल इकोनॉमी को देखेंगे तो गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा वो देखेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट बजट यहाँ पे आता है, और यहाँ पे हम एक चीज और पढ़ेंगे दैट इज एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है, जो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स है, यही हमारे आगे जाके चैप्टर्स भी बनेंगे, ठीक है।
ओके, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस का मतलब अगर मैं सिंपली बताऊं तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है हमारा इंपॉर्टेंस, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें डिस्क्रिप्शन बताता है हमारी इकोनॉमी का, जैसे कि हम एस्टिमेट कर पाते हैं कि हमारी नेशनल इनकम क्या है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी कर पाते हैं कि कितनी मैग्नीट्यूड की है, क्या हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएंगे। हम गवर्नमेंट बजट इसमें पढ़ते हैं, जो रिवील करता है कि इकोनॉमी को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। तो एक तरीके से पूरी इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एक रोड मैप बताता है कि हमें अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से ग्रो करना है, हम अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, कौन से प्रोग्राम्स और पॉलिसीज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो भी स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे भी मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले पॉइंट की बात करूँ तो अगला पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे? हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत तरीके की पॉलिसीज पढ़ते हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी, जो हमारा गवर्नमेंट इशू करती है, हमारी गवर्नमेंट इशू करती है, हमारा सेंट्रल बैंक इशू करता है, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को कंप्लीटली स्टेबल रख सकें, चाहे हमारी इकोनॉमी में कोई सी भी सिचुएशन हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस हमारा अगला पॉइंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस हमारे इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बनाते हैं कि हमारा कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, हमारी कैपेसिटी क्या है एक्सपोर्ट करने की, वो सब भी इसमें आता है। वो भी हम पढ़ते हैं, वो भी हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें जानने को मिलता है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी प्रॉब्लम है पॉवर्टी को लेके, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को लेके। यहाँ पे हम मैक्रो मॉडल्स यूज करते हैं इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फॉर्मेशन अलग अलग वेरिएबल से रिलेटेड, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड हो, चाहे वो एग्रीगेट सप्लाई हो, टोटल कंजम्पशन हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, या आउटपुट हो डिफरेंट सेक्टर्स का, उसके बारे में पॉलिसीज बनाना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इतने पॉइंट्स में सिग्निफिकेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर करे और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ओवरव्यू लिया। तो होप आपका रिवीजन हुआ होगा, आप ये पॉइंट्स याद करेंगे, इन पॉइंट्स की रीडिंग लगाएंगे अपनी बुक से। जो बुक आप प्रेफर कर सकते हो, जो मैं भी प्रेफर कर रहा हूँ, वो है वी के ओरी एंड टी आर जैन, जो कि बहुत सिंपल बुक है। आप इस बुक को रेफर करके अपने नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये पॉइंट्स, ये रिवीजन वीडियोस देख के उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपको मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।